हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू। मैं आपकी दोस्त स्मृति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का 16 फ़ैब को। तो ये फ़ैब वाला एग्ज़ाम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साइकोलॉजी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर मैंने लिया है ये सेकंड पेपर लिया हुआ है, लेकिन ये आपको फर्स्ट पेपर में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जितने भी आपके टेट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सी टेट है, यूपी टेट है, आपके स्टेट का टेट है, एच टेट है, इसके अलावा कोई भी आपका टेट का एग्ज़ाम है या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, उसमें जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है वहाँ पर डील करने में ये आपको हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप अपने उन दोस्तों के साथ जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की या टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू नहीं है, यानी कि 3 आपकी स्टेटमेंट जो है सही मिलेंगी और आपको एक के बारे में बताना है जो कि सच नहीं है वो स्टेटमेंट। हेरिडिटी के बारे में बताया गया, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सही बात है, जो आपके ट्रेट्स हैं, जो आपके गुण हैं, वो आपके पेरेंट्स से, आपके मतलब बच्चों में जाते हैं पेरेंट्स से। तो राइट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट होती है वो एक प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट होता है इंट्रैक्शन का, आपके ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का। बिल्कुल सही बात है, ये भी जो ऑप्शन है सेकंड जो आपका राइट रहेगा। थर्ड जो है हेरिडिटी इज़ द सब्लिमेशन ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट। कि हेरिडिटी क्या होती है, सब्लिमेशन होता है जितने भी आपके इनबोर्न, जो आपने बचपन से, जो आपको मतलब इनबोर्न जन्म से जो आपको इंडिविजुअल ट्रेट्स मिले हैं वो होता है, सब्लिमेशन होता है उनका। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो है ना ट्रू नहीं है, सब्लिमेशन नहीं होता। आपकी हेरिडिटी जो है आपकी सब्लिमेशन नहीं होती, ठीक है। इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स का, सिर्फ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेड का इस तरह से आप नहीं कह सकते सब्लिमेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये भी सही है कि जो ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। लॉज ऑफ एसोसिएशन आर, तो जो एसोसिएशन के जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट है, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो जो आपके एसोसिएशन के जो लॉज होते हैं, किसी भी चीज़ को आप जब एसोसिएट करते हो तो वहाँ पे सिमिलैरिटी भी देखते हो, कंट्रास्ट भी देखा जाता है और कॉन्टिग्यूटी भी देखी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू गेट्स, गेट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है ब्लैंक इज़ अ मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। कि कौन सी चीज़ को आप मोडिफिकेशन कहोगे, किस चीज़ को मॉडिफाई करके जो है आपका बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, कौन सी चीज़ को कहोगे आप मॉडिफिकेशन है ये बिहेवियर का, जो है आपका एक्सपीरियंस से जो बिहेवियर मिले हैं उसका मॉडिफिकेशन। गेट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है मोटिवेशन को कहोगे, एडजस्टमेंट को कहोगे, लर्निंग को कहोगे, या थिंकिंग को कहोगे। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा लर्निंग। लर्निंग जो है आपकी मॉडिफिकेशन होता है, जो आपके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं या फिर एक्सपीरियंस की वजह से जो चेंज होता है बिहेवियर में, उसी को आप क्या कहते हो, लर्निंग कहते हो। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव की टेंडेंसी को आप क्या कहते हो, सेल्फ सेंटर टेंडेंसी, इगोइस्टिक टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ नार्सिसिज्म, और या फिर टेंडेंसी ऑफ हिप्नोटिज्म। तो जो टेंडेंसी ऑफ नार्सिसिज्म है यही जो है आपकी सेल्फ लव है। जब कोई इंसान खुद से हद से ज़्यादा प्यार करता है, खुद से प्यार करने की जो टेंडेंसी होती है वही जो है नार्सिसिज्म होती है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटेलिजेंस इज ट्रांसमिटेड इन फ्यूचर जनरेशन, द फंक्शन ऑफ ब्लैंक इज टू क्रिएट कंडक्टिव। एक सेकेंड रुकना, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इंटेलिजेंस इज ट्रांसमिटेड इन फ्यूचर जनरेशन, कि जो इंटेलिजेंस है ये ट्रांसमिट की जाती है अपनी फ्यूचर जनरेशन्स में, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में दी जाती है। द फंक्शन ऑफ ब्लैंक इज़ टू क्रिएट
कंड्यूसिव सिचुएशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनेट एबिलिटी। तो कौन सा मतलब फंक्शन ऑफ ब्लैंक आपको बताना है किस चीज़ का फंक्शन होता है जो वो क्रिएट करता है कंड्यूसिव सिचुएशंस को, कि वो कंडक्ट करा दे, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ले जाता है चीज़ों को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनेट एबिलिटी। द लोकेलिटी है, द सीज़न है, द क्लाइमेट है, या द एनवायरनमेंट है। तो आपको बताना है इसका आंसर। जो इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, देखो जो साइकोलॉजी में ना तो लोकेलिटी की बात की हुई है, ना ही सीज़न की, ना ही क्लाइमेट की। तो आप यहाँ से इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो एनवायरनमेंट की बात होती है तो एनवायरनमेंट का ही यही जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर रिप्रेजेंटिंग द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। कि वो मेज़र जो कि रिप्रेजेंट करता दिखा रहा है आपको टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप क्या कहोगे? मेज़र ऑफ रिलायबल वेरिएशन कहोगे, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेज़र ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कोरिलेशन, या फिर मेज़र ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो आप इसको क्या कहोगे? देखो जो 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसका जो आंसर रहेगा आपका सेंट्रल टेंडेंसी की ही बात की गई है साइकोलॉजी में, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो मेज़र करते हो, मेज़र रिप्रेजेंटिंग द टोटल फ्रीक्वेंसी, जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बताने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है आपकी मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। आपको बताना है कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है या सही नहीं है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन के बारे में, जो अंदरूनी रूप से जो है मोटिवेटेड हैं, प्रेरित हैं उन बच्चों के बारे में। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, उनको चैलेंजिंग टास्क पसंद है। दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, वे हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। दे फील जॉय ड्यूरिंग द वर्क, वो काम करते वक्त उसको क्या इंजॉय करते हैं, मज़े के साथ बिल्कुल इंजॉय करके किसी काम को करते हैं। दे एक्सप्रेस हाई लेवल एनर्जी इन डिफ़िकल्ट टास्क, और डिफ़िकल्ट टास्क में वो हाई लेवल ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसको शो करते हैं। तो देखो जो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि वो हमेशा ही सक्सेस रहते हैं, ये जो है आपका नॉट ट्रू है और ये बिल्कुल सच नहीं है। चाहे बच्चा कितना ही क्रिएटिव हो, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं होती कि वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चाइल्ड इज़ ए बुक विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज। ये बात कही गई थी कि बच्चा जो है एक ऐसी किताब है जिसको टीचर को पढ़ना होता है पेज टू पेज, यानी कि हर पन्ने को पढ़ना होता है टीचर को उसके। हु हैज़ स्टेटेड द अबव, हर पन्ने को मतलब एक पन्ने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से पढ़ना होता है। इस तरह की किताब है एक बच्चा। तो ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था, रोज ने कहा था, या फिर रोजियो ने कहा था। तो देखिए इसको कोई रोजिया बोलता है, कोई रूजिया बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो इसका आंसर रहेगा कि ये बात किसने कही है, तो इसका जो आंसर है ये यही है, रोजिया ने कहा है। ये बात रोजिया ने कहा है कि जो आपका बच्चा होता है वो एक बुक होता है और टीचर को उसको पेज टू पेज पढ़ना होता है। ना ये प्लेटो ने कहा, ना ये अरिस्टोटल ने कहा, ना ही ये रोज ने कहा, ये आपका रोजिया ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको बताना है चाइल्ड साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल प्लेस होता है एजुकेशन में किसको बीच में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है? चाइल्ड को रखा जाता है, टीचर को रखा जाता है, गार्डियन को, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को। तो जो आज की जो करंट की जो आपके एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, आपको चाइल्ड को सेंटर में रखना होता है कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग उसको जो है उसके लिए एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, बच्चे का एक्सपीरियंस के दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सारी जो भी सिस्टम होता है स्कूल का वो आपका बनाया जाता है। तो जो चाइल्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसका सिलेबस, उसका करिकुलम डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ में, इंडक्टिव में, डिडक्टिव में, या फिर दोनों में ही जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो इंडक्टिव और एक डिडक्टिव, ये यहाँ पर बताया गया है। इंडक्टिव वो होता है जहाँ पर हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि राजू, नेहा
और कुछ ऐसे नाम दे दिए और आपसे पूछा कि क्या ये क्या है, बाद में हमें पता लगता है नाउन, और नाउन के बाद हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव में क्या होता है कि हमें दे दिया गया नाउन की जो डेफिनेशन दे दी, और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल, राजू, नेहा, स्मृति, पंकज वगैरह, इस तरह के कोई भी नाम आप ले सकते हो यहाँ पर। तो वो क्या है, फिर हम रूल से क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, तो वो डिडक्टिव होता है। ये आगमन होता है हिंदी में, और ये निगमन विधि, ठीक है, ये आगमन विधि और ये निगमन विधि। तो जो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि यहाँ पर जनरल, देखो जनरल क्या होगा, रूल होगा, रूल हमेशा जनरल होता है और स्पेसिफिक आपके एग्जाम्पल होते हैं। कैसे पता लगाओगे, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे राजू लिया आपने, ठीक है, हिमालय लिया, तो ये स्पेसिफिक है, किसी एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चीज़ का या जगह का नाम है, तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, जनरल की तरफ, जैसे पहाड़ है, हिमालय का एक पहाड़ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनरल हो गया। पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो जनरल हो गया, ये रूल की तरफ चला गया। पहाड़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसी तरह जैसे तो इस तरह से क्या है, जो आपके जैसे जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, यानी कि आपके रूल टू आपके क्या है एग्जाम्पल जा रहे हैं, तो रूल टू एग्जाम्पल जब जाते हैं तो वो आपका डिडक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपका जो है डिडक्टिव मेथड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो यहाँ पर डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक जाया जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, तो वो आपका इंडक्टिव मेथड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन अभी जब आपसे पूछा गया है जनरल टू स्पेसिफिक, तो इसका डिडक्टिव जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, कि इनमें से आपको बताना है, जो आपको दिए गए हैं प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड के, बचपन के, आपको प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल कैरेक्टर बताना है, यानी कि डिपेंडेंस ऑन अदर के बच्चे जो हैं चाइल्डहुड में क्या है, कोई किसी औरों पर डिपेंड रहता है, फीलिंग ऑफ ग्रीगेरियसनेस होती है, रिलीजियस फीलिंग होती है, या फिर लैक ऑफ टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, या इमिटेशन की जो टेंडेंसी है उसकी कम हो जाती है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो 11th का देखो, तो ये ध्यान रखना कि ये फीलिंग जो है ना चाइल्डहुड में, यहाँ पर जो प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल जो आपकी होती है, सॉरी साइकोलॉजिकल जो आपके यहाँ पर ये करैक्टर होता है, ये आपका चाइल्डहुड का, ये आपका ग्रीगेरियसनेस होता है, ठीक है, ग्रीगेरियसनेस जो है ये फीलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, हाउ इज़ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस्ड, तो आप अपने इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड में जो आपकी इंटेंसिटी है इमोशंस की, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एडवर्स फैमिली रिलेशन के द्वारा, प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन, एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एडोलेसेंस पीरियड में जो टेंडेंसी है इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, वो क्या है आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर जिसका जो आंसर रहेगा वो आपकी सभी चीज़ें रहेंगी, यानी कि एडवर्स फैमिली रिलेशन भी होगा, प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन भी होगा, ठीक है, ऑक्यूपाई हो जाएंगे, प्रॉब्लम निकलने लग जाएंगे, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है ये इसका राइट आंसर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द चिल्ड्रन हुज इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ इज़ अबव 140, देखो जो 140 से अबव जो IQ होते हैं आपके, वो क्या होंगे, विल बी कैटेगराइज इन कैटेगरी ऑफ मोरन कहोगे, डल कहोगे, जीनियस कहोगे, या फिर एवरेज कहोगे। देखो 140 से अबव जो होंगे वो सारे आपके जीनियस में आ जाएंगे। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है, तो वो आपके निकल के आ जाती हैं IQ, ठीक है, IQ निकल के आ जाता है। जैसे मेंटल MA मतलब मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज CA मतलब क्रोनोलॉजिकल, जो उसकी वास्तविक आयु है ये होती है क्रोनोलॉजिकल एज, और मेंटल एज मतलब जिस एज के बच्चे की तरह वो बच्चा बिहेव कर रहा है। तो 140 जो IQ होता है ये आपका जीनियस बच्चों का होता है सबसे ज़्यादा, मतलब 140 या 140 से अबव जो बच्चे होते हैं उनका IQ जो होता है वो जो है जीनियस बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए एवरेज के बारे में बताना है, तो एवरेज का क्या होता है 90 to 110 होता है IQ, 90 to 110 होता है, तो ये ध्यान रखना। और क्रिएटिविटी इज़ ए मेंटल प्रोसेस, और डल का आपसे पूछ लिया जाए, डल तो वैसे कहा नहीं जाना चाहिए बच्चे को, लेकिन अगर डल का पूछ लिया जाए
तो 25 या 25 से कम वाले जो होते हैं वो आपके डल में, बिल्कुल डल में आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्रिएटिविटी इज़ ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। क्रिएटिविटी जो होती है एक मेंटल प्रोसेस होती है जो हमें ओरिजिनल आउटकम्स देती है। ठीक है, शो करती है, एक्सप्रेस बताती है। हु स्टेटेड द अबव स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है, जेम्स ड्रेवर ने, स्कीनर ने, या फिर रोज ने दी है। तो क्रिएटिविटी के बारे में जो बात की गई है ये आपकी क्रो एंड क्रो के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इन्होंने क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो क्रिएटिविटी होती है ना वो मेंटल प्रोसेस होती है ये कि ओरिजिनल आउटकम्स देने की, यानी कि जो हमारे विचार है या हम जो क्रिएट कर रहे होते हैं उसको बताने की, उसको दिखाने की जो होते हैं मेंटल प्रोसेस होती है, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो कि क्रिएटिविटी के बारे में क्रो एंड क्रो ने ही ये स्टेटमेंट दी है कि ओरिजिनल आउटकम्स निकलते हैं या ओरिजिनल आउटकम्स को ये एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर इज प्रोपाउंडेड बाय। जो ये प्रिंसिपल दिया गया था ट्रायल एंड एरर का, ये आपको बताना है कि किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, कोहलर ने दिया था, मैकडूगल ने दिया था, या फिर पैवलोव ने दिया था। तो इनके जो देने वाले थे ये थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक जी ने जो है आपके ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड नॉट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट प्लेटूज ऑफ लर्निंग। तो प्लेटू जो आपके पठार होते हैं या प्रॉब्लम्स जो आपकी होती हैं लर्निंग में, व्हाट शुड नॉट बी यूज, तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी चीज़ जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए। यानी कि 3 चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलेंगी, एक चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगी। आपको नेगेटिव जो मिलेगी वही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मोस्टली क्या होगा ये याद रखिएगा कि जो आपके नोट वाले जो आपके स्टेटमेंट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर ज़्यादातर जो नेगेटिव स्टेटमेंट के आपके ऑप्शन होंगे वही निकलेगा उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है व्हाट शुड नॉट बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट प्लेटूज ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग में जो पठार है या बुराई है या आप कह सकते हो एक तरह से कि जो चीज़ अड़चन बन रही है उसको हटाने में कौन सी चीज़ जो है यूज़ नहीं की जाती। तो लर्नर शुड बी मोटिवेटेड एंड एनकरेज, कि बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा और एनकरेज किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। द गुड मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग शुड बी अडॉप्टेड, और अच्छी मैथडोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। सही बात है। ही शुड बी पनिश्ड, कि उसको पनिश करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं सीख रहा है तो उसको पनिश कर देना चाहिए। ये ऑप्शन जो आपका बिल्कुल गलत है, और जो गलत होगा नोट वाले स्टेटमेंट में वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो 4th ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। द केसेस ऑफ इट शुड बी स्टडीड, और इसके केसेस जो इसके कारण है कि बच्चा जो है प्लेटो यूज़ हो रहा है उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो पठार आ रहे हैं या अड़चन आ रही है, तो उसको स्टडी करना पड़ेगा कि किस वजह से आ रहे हैं, क्या रीज़न है कि बच्चे को जो है तकलीफ़ है कुछ लर्न करने में या उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका यही राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट के जो आंसर होते हैं मोस्टली जो आपके नेगेटिव टर्म्स होंगी वही उनके आंसर होते हैं। तो ही शुड बी पनिश्ड, तो ये आपका जो है ये यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनकी मुसीबतों को, लर्निंग में जो डिफ़िकल्टी है उसको दूर करने के लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन है, गलत है, और यही जो इसका राइट आंसर रहेगा। जो गलत स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव उसमें नेगेटिव वाला ही जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इनिशियली द रेट ऑफ लर्निंग इंक्रीजेज एंड लेटर ऑन it decreases gradually, that curve is called। इनिशियली द रेट ऑफ लर्निंग इंक्रीजेज, कि क्या शुरुआती तौर पर क्या होता है, जो रेट है, दर है लर्निंग की वो आपकी बढ़ती है, एकदम जल्दी जल्दी जो है लर्निंग होने लग जाती है। एंड लेटर ऑन, और बाद में क्या है, इट डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और ये फिर क्या है एकदम से क्या है धीरे धीरे वो क्या है डिक्रीज़ करने लग जाती है। दैट कर्व इज कॉल्ड, तो इस तरह का जो कर्व है वो आपका कैसा कर्व बनेगा, कन्वेक्स बनेगा, कनकेव बनेगा, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व बनेगा, या देयर इज़ नो कर्व। देखो ना तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर कोई कर्व नहीं बनेगा, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कर्व तो बनेगा। कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व भी नहीं कह सकते कि दोनों ही हो गए, इसमें कॉनकेव भी हो गया और कन्वेक्स भी हो गया, तो दोनों में से ही बताना है कि कन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। तो जो 17 का जो आपका आंसर रहेगा ये आपका कन्वेक्स रहेगा, क्योंकि आपको पूछा गया है द रेट ऑफ इंक्रीजिंग एंड लेटर ऑन डिक्रीजेज ग्रेजुअली। देखो अगर आप इसको करके देखो कि रेट ना 0 से स्टार्ट होता है एकदम से बढ़ा और फिर क्या घट गया। ठीक है, तो ये जो फेज़ है यही तो आप इसको मानोगे, तो ये कौन सा है आपका कन्वेक्स है।
कन्वेक्स लेंस की तरह जैसे होता है, ठीक है। तो आपका कन्वेक्स है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो 18 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब आपको बताना है कि क्या होता है। डिफरेंसेस देखो नाम से ही पता लग रहा है, इंडिविजुअल एंड डिफरेंसेस की जो जितने भी आपके इंडिविजुअल हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। कोई भी दो इंसान जो है एक जैसे नहीं होंगे अपने काम में, अपनी हैबिट में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यही आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कौन सा है। डिफरेंसेस इज द फिजिक ऑफ टू इंडिविजुअल, कि किसी भी दो इंडिविजुअल की सिर्फ उसकी फिजिक्स में जो डिफरेंस होता है वही उसका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एनी टू इंडिविजुअल आर नॉट इक्वल एंड सिमिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक, मेंटल एबिलिटी एंड इमोशनल स्टेटस। देखो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वो ना तो इक्वल होते हैं ना सिमिलर होते हैं, फिजिक में भी नहीं, यानी कि फिजिक में भी नहीं हो सकते, अपने शरीर से भी नहीं, मेंटल एबिलिटी में दिमाग से भी नहीं, और इमोशन से भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर जो यही है ये इसका राइट आंसर रहेगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है यही बताता है कि कोई भी दो लोग जो हैं फिजिक के उस पे बेसिस पे भी सेम नहीं है, ना ही मेंटलिटी उनकी सेम है और ना ही उनमें इमोशन सेम है। और इसके अलावा देख लेते हैं एनी टू इंडिविजुअल आर इक्वल एंड सिमिलर, ये इक्वल और सिमिलर बता रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक एंड मेंटल, तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंसेस की बात की जा रही है, डिफरेंसेस पूछा गया है, नॉन ऑफ द ये नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटल हाइजीन इज, जो मेंटल हाइजीन है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताने की क्या होते हैं। टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। मेंटल हाइजीन का बताना है आपको। टू रिमूव मिलाजमेंट, कि आप उसमें से मिलाजमेंट को रिमूव करना चाह रहे हो ये होता है। ये दोनों ही होगा या फिर नॉन ऑफ द अबव। देखो दोनों, ये जो नॉन ऑफ द अबव है इसको तो आप हटा ही दोगे क्योंकि मेंटल हाइजीन की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव इनमें से हो सकता है। आपको देखना ये है अब दोनों ही जो ये टर्म है ये पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो देखो दोनों ही पॉजिटिव हैं। मेंटल हाइजीन का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो उद्देश्य रहेगा, ये यही रहेगा कि इनमें जो है मिलाजमेंट की जो कमी है उसको भी दूर किया जाएगा, और जो ये है यानी किसी चीज़ की कमी है उसको भी दूर किया जाएगा, और उनकी मेंटल हेल्थ को, बच्चे की मेंटल हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसमें दोनों चीज़ें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो 20 में आपसे पूछा गया था तो फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स। तो 7 स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स बताए गए हैं यहाँ पर 40, 38, 36, 50, 51, 54 एंड 23। मीडियन ऑफ द अबव विल बी, तो मीडियन अगर आपको इनका बताना है कि इन मार्क्स का जो मीडियन है, बीच का जो है वो आपको क्या है, तो जो है क्या करोगे इसके लिए जो है ना मैं आपको सीधा बता देती हूँ। आप क्या करोगे, इनको सीरीज़ में लगाओगे। जैसे सीरीज़ में लगाओगे तो सबसे पहले छोटा देखोगे 23 है तो 23 को पहले लोगे, ठीक है। इसके बाद देखोगे, इसके बाद आपको इससे बड़ा जो होगा ये आपका रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, इसको 36 हो जाएगा। इसके बाद 38 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 40, ठीक है। 40 तक आने के बाद आप देखोगे 40 के बाद सीधा आपका क्या है 50 है, और 51 है और 54 है। तो आपकी जो टोटल टर्म है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 3 आप इधर छोड़ दोगे और 3 आप इधर छोड़ दोगे, तो बीच का जो मीडियन है आपका 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका मीडियन जो निकलेगा इन मार्क्स का वो आपका 40 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 40। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट हैज़ ए रिलेशनशिप विद, जो इंटरेस्ट है उसका एक रिलेशनशिप होता है, किस चीज़ के साथ होता है। इंटरेस्ट किससे संबंधित होता है, उसका रिलेशन किसके साथ होता है, एबिलिटी के साथ होता है, अटेंशन के साथ होता है, बोथ ए एंड बी दोनों के साथ होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो दोनों में से किसी के साथ नहीं होता। तो देखो ये ऑप्शन जो है हट जाएगा क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी के साथ होगा या अटेंशन के साथ होगा, पक्का बिल्कुल, क्योंकि एबिलिटी होगी इंटरेस्ट होगा तो एबिलिटी भी होगी, या फिर एबिलिटी से ही तो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उसका कि, ठीक है। और इसी तरह अटेंशन भी होगी जब इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है, अटेंशन देगा वो उस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यही इसका राइट आंसर रहेगा कि दोनों की बात की जा रही है, ठीक है।
देखो एक बात हो रहा है, अगर इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ को काम करने में लेकिन आप उसको उसके लिए लायक नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन अटेंशन भी हो सकता था कि जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली ना क्या है, अटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर अटेंशन होगी किसी चीज़ के लिए उसमें इंटरेस्ट तभी आएगा, या फिर इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको अटेंशन दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये ज़्यादा सही है, लेकिन अगर आपको एबिलिटी भी दिया गया है तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। देखो भाई, ठीक है, तो आप ऑप्शन जो है थर्ड लगाओगे यहाँ पर, B1 and 2। जो रिलेशनशिप है इंटरेस्ट का वो आपकी अटेंशन और एबिलिटी दोनों के साथ है। एक तरह से अगर देखा जाए ना तो इसका आंसर सिर्फ अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि आपको इन रिलेशनशिप बताना है कि जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देखो ये एबिलिटी तो ना आपने मान लिया कि एबिलिटी के साथ भी इंटरेस्ट का जो रिलेशन होगा, लेकिन डायरेक्ट जो इसका रिलेशन होगा ना वो आपके अटेंशन के साथ होगा। तो इसका जो आंसर है ना, आप अभी ऑप्शन नंबर सेकंड ही मान के चलना, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल और सब्जेक्ट लर्नड। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, क्या आप नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हो, स्किल और सब्जेक्ट, या फिर स्किल को या फिर अपने सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ा है सीखा है, इन अदर सिचुएशन इज़ नोन एज। तो किसी और सिचुएशन में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्किल्स को या फिर अपनी नॉलेज को या फिर उस सब्जेक्ट को की नॉलेज को आप यूज़ करते हो किसी और सिचुएशन में, तो आप उसको क्या कहोगे, मोटिवेशन, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहोगे, वरी कहोगे, या फ्रस्ट्रेशन कहोगे। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आपके क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। जो आपने पहली सिचुएशन में सीखा हुआ है उसको आप दूसरी सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसको मतलब एक तरह से अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपकी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। अगर कंडीशनिंग की बात की जाए तो जो फर्स्ट स्टेप होगा आपको बताना है इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा। अगर आपको किसी को कंडीशनिंग करनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो कंसेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग साइकोलॉजी में, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस कंडीशनिंग, की किसी चीज़ को आपको कंडीशनिंग करनी है, किसी भी चीज़, किसी को भी क्या है, किसी चीज़ के लिए कंडीशनिंग करनी है किसी की, तो उसमें क्या चाहिए आपको, स्टिमुलस चाहिए सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी चाहिए, जनरलाइजेशन चाहिए, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो नॉन ऑफ दीज तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हट ही जाएगा, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, या तो स्टिमुलस चाहिए होगा, या फ्रीक्वेंसी, या फिर जनरलाइजेशन। अगर कंडीशनिंग की बात करें जाए तो कंडीशनिंग में सिर्फ स्टिमुलस की बात हुई है। साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें क्या है, स्टिमुलस SR जो होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, या फिर आप कह सकते हो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, ये दो तरह की कंडीशनिंग है। तो ये ही जो है स्टिमुलस यहाँ पर जो है हेल्प करता है इस प्रोसेस में कंडीशनिंग की। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ व्हाट इज़ लर्नड। मेमोरी जो होती है वो आपकी डायरेक्ट यूज़ होता है जो हमने पढ़ा है या सीखा है। मेमोरी उसी को कहोगे जो आपने डायरेक्ट अभी क्या है सीखा है, उसी को आप मेमोरी कहोगे। हु स्टेटेड द अबव स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ व्हाट इज़ लर्नड, कि उसका यूज़ करना जो हमने अभी सीखा है उसी को मेमोरी कहते हैं। मैकडूगल ने कही है, वुडवर्थ ने कही है, ड्रेवर ने कही है, फिर रोज ने कही है। देखो ये जो चीज़ कही है आपकी 24 का जो आंसर रहेगा वो आपका वुडवर्थ रहेगा, कि वुडवर्थ ने ये बात कही है कि जो आपकी मेमोरी होती है वो सिंपली उसका यूज़ करना होता है, जो हमने अभी सीखा है ना उसका यूज़ करना ही मेमोरी है। ठीक है, याददाश्त जो है हमारी वही है जो हमने अभी सीखा था और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, मेमोरी है, याददाश्त है। तो ये आपकी वुडवर्थ ने कही थी ना, तो इसका ऑप्शन जो आपका 1 होगा, ना ही ब्रोस होगा, ना ही ड्रेवर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। वुडवर्थ ने ही ये बात कही है कि मेमोरी जो है, ये याद रखिएगा भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कि जो मेमोरी है वो हमने जो अभी सीखा है, जो लर्न किया है, उसी के यूज़ को हम मेमोरी कहते हैं। which is following condition, which of the following condition is or are not the internal condition of attracting attention। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, इंटरनल कंडीशन इज आर नॉट द इंटरनल, कौन सी इंटरनल कंडीशन नहीं है ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, अटेंशन को अट्रैक्ट करने की कौन सी आपकी जो इंटरनल कंडीशन नहीं है। पोजीशन ऑफ द स्टिमुलस, नीड, नोन ऑफ द अबव, या फिर बोथ 1 and 2। देखो स्टिमुलस से भी बाहर से मिलेगा, नीड भी जो है हमारी बाहर से ही होती है एक तरह से,
तो ऑप्शन जो है आपका, आपको बताना था कि इंटरनल के बारे में बताना है, जो आपको अंदर से आपको मोटिवेट करे किसी चीज़ को के लिए, या आपको कंडीशन दे कि आप अट्रैक्ट हो जाओ या फिर अटेंशन दो तो किसी चीज़ को। तो इंटरनल के बारे में बात बतानी थी। तो इंटरनल इनमें से कोई भी नहीं, दोनों चीज़ें क्या है आपकी एक्सटर्नल है। तो ऑप्शन जो है नोन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनल यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो 26 में हमसे पूछा गया है, इमोशन इज़ ओरिजिनेटेड थ्रू, जो इमोशंस होते हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हैबिट से, इंस्टिंक्ट से, फिजिकल डेवलपमेंट से, या फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट से। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे इंस्टिंक्ट से डेवलप होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं। जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं वहीं से जो हमारे क्या है इमोशंस, हमारे भावनाएं बनती हैं, ना ही हैबिट से बनती हैं। आप हैबिट कर लोगे किसी चीज़ के आदी हो जाओगे तो आपके इमोशन थोड़ी बनेंगे वहाँ से। ना ही फिजिकल डेवलपमेंट से होगा, ना ही फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट के फॉर्मेशन से भी नहीं होगा, ये आपके इंस्टिंक्ट से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक वर्ड इज़ ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर मोटिवेशन, कि आप मोटिवेशन की जगह पर आप कौन सा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या यूज़ किया जाता है। नीड को किया जाता है मोटिवेशन की जगह, या फिर इमोशन को, फीलिंग को, या फिर परसेप्शन को। देखो याद रखना ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो आपका नीड होता है उसी वर्ड, नीड एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है किसकी जगह पे, मोटिवेशन की जगह के पर। क्योंकि अगर आपको नीड होगी, अगर आपकी आवश्यकता होगी किसी चीज़ को पाना, तभी आप मोटिवेट होगे। अब जैसे हम टेट का अगर एग्जाम्पल लें, अगर हम टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो अगर हम मोटिवेट होंगे, ठीक है, तभी हमें उस चीज़ को करने की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हमें ज़रूरत होगी जॉब, जैसे हमें जॉब चाहिए, ठीक है, तो अगर हमें ज़रूरत है जॉब की तभी हम मोटिवेट होंगे कि चलो पढ़ लेते हैं, और पढ़ेंगे तभी तो जॉब लगेंगे, ऐसे बैठे बैठे तो जॉब नहीं लगने वाली। तो जो नीड होती है, आवश्यकता ही जो है आपकी मोटिवेशन देती है हमें। मोटिवेशन की जगह आपको ना, मोटिवेशन के वर्ड की जगह आप नीड को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये फैक्चुअल भी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। देखो आपसे क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स हैं, तो जैसे सी टेट में अब की बार है वो नेक्स्ट टाइम एच टेट में आ जाएगा, यूपी टेट में आ जाएगा, ठीक है, इससे अगली बार। इस तरह से जो क्वेश्चन है रिपीटेड फॉर्म में आते रहते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो ये जो ना आप ये मत सोचना कि ये मैंने ये क्वेश्चन बताया मोस्ट इंपोर्टेंट तो सिर्फ यही आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जो या फिर जो मैंने ऑलरेडी जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको, एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साइकोलॉजी वाली, आप उसमें देखोगी मैंने आपको वहाँ पर 4-5 पेपर तो बिल्कुल आराम से कराए हुए हैं, ज़्यादा ही बेशक से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ से अपने साइकोलॉजी के पोर्शन को बिल्कुल पक्का कर लेना है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं। तो आपको वहाँ से क्या करोगे, अपने साइकोलॉजी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, अपने प्रीवियस ईयर को वहाँ से कंप्लीट कर लोगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट, कि आपको क्या करना है, कंसेप्ट की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट, कि आप कंसेप्ट बना रहे हो, ठीक है, या फिर डेवलप कर रहे हो। इन द स्टूडेंट द टीचर शुड, कि बच्चे में आपको क्या करना है, कंसेप्ट डालना है, उसको कंसेप्ट बताना है, समझाना है। तो आप क्या करोगे, एक टीचर को क्या करना चाहिए, फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ टीचिंग, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए टीचिंग करते हुए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एम्पल एक्सपीरियंस, उसको खुद से एम्पल एक्सपीरियंस देना चाहिए कि वो खुद करके सीखे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्म्ड कंसेप्ट, क्या करोगे आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे बच्चे को कि वो आपको क्या करे, ट्रांसफ़र करे फॉर्म्ड कंसेप्ट, जो आपने उन्होंने पहले से ही मतलब जो कंसेप्ट बने हुए हैं उनको आप क्या करोगे, उनको ट्रांसफ़र करने में अपॉर्चुनिटी दोगे। यानी कि एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट में वो यूज़ कर पाएगा, उसकी नॉलेज को यूज़ कर पाएगा। फॉलो ऑल द अबव एक्टिविटीज़, या इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को आप यूज़ करोगे। तो देखो तीनों ही जो ना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, फर्स्ट वन भी, सेकंड वन भी और थर्ड वन भी पॉजिटिव वर्ड है और पॉजिटिव ही है ये, अब बच्चे को कोई नुकसान नहीं देने वाली। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, ये इसका राइट आंसर रहेगा कि आप ये तीनों चीज़ें क्या है एक टीचर कर सकता है अगर बच्चे का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है, उसकी डेवलपमेंट जो उसके कंसेप्ट की या फॉर्मेशन जो कंसेप्ट का वो बनाना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी जो हैं उसके लिए हेल्प करेंगी, टीचर को हेल्प करेंगी उसके कंसेप्ट को बनाने में।
तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। जो थिंकिंग होती है वो मेंटल एक्टिविटी होती है अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट में बात की जाए तो ये जो है हुज डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग इज़ दिस वन। तो ये जो आपकी डेफिनेशन दी गई है कि थिंकिंग जो है मेंटल एक्टिविटी होती है, जो हमारी सोच होती है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में संज्ञानात्मक अगर उसकी बात की जाए, प्रेक्ष की बात की जाए तो उसमें क्या होती है, ये मेंटल एक्टिविटी होती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? वैरन ने दी थी, रोस ने दी थी, क्योंकि रोस ने दी थी, स्किनर ने दी थी, या फिर वैलेंटाइन ने दी थी। तो ये जो आपकी डेफिनेशन दी गई थी ये आपकी रोस के द्वारा दी गई थी। याद रखना भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो ये आपकी डेफिनेशन दी थी कि थिंकिंग इज़ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये आपकी रोस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको ये याद रखने पड़ेंगे भाई कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, किस बारे में किसने बताया है। तो ना तो ये वारन ने बताया है कि थिंकिंग जो है आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है, ना ही वैलेंटाइन ने, या ना ही स्किनर ने, तो ये आपके रोज जी ने बताया है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि किसी भी टेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए कि बच्चा जो है इमेजिन कर पाए, चीज़ों का अनुमान लगा पाए। सेंसेस ऑर्गन शुड बी ट्रेन, की सेंसेस ऑर्गन को ट्रेन करना ज़रूरी है, करनी चाहिए। स्टोरी शुड बी नरेटेड, स्टोरी बनानी चाहिए। टेंशन शुड बी पेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टेंडेंसीज, कि बच्चे की जो क्रिएटिव टेंडेंसीज हैं उन पर अटेंशन देनी चाहिए उसके डेवलपमेंट में। ऑल ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ शुड बी कैरिड आउट, या फिर आप कहोगे कि तीनों ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए। कि बच्चे को क्या है, ट्रेंड भी करना चाहिए उसके सेंसेस को, उसको स्टोरी भी सुनानी चाहिए, बनानी भी चाहिए। और जो थर्ड है अटेंशन शुड बी, और अटेंशन भी देनी जानी चाहिए उसके डेवलपमेंट में कि उसके क्रिएटिव टेंडेंसी। तो तीनों ही जो है आपके टर्म जो है पॉजिटिव हैं, तीनों ही ऑप्शन जो पॉजिटिव हैं इस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट जो इमेजिनेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। और आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके जो है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके साइंस का और मैथ का जो कंटेंट है वो भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर के टेट के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे गए हैं, जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स है, सी टेट है, एस टेट है, यूपी टेट है, यूजी टेट है, या कोई भी अदर जो आपके स्टेट के टेट हैं, या फिर टीचिंग एग्जाम्स है, DSSS के वी एस के NVS के, जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, MCQs है, वो मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं अलग से जो है इनकी प्लेलिस्ट बना दूँगी। जैसे साइकोलॉजी का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे आपको पेपर मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के कितने भी आपके MCQs हैं 30 क्वेश्चन जो है आपको पूरी एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, और जिसमें ऑलरेडी मैं आपकी वीडियोस डाल चुकी हूँ। कम से कम 8 और 9 वीडियो जो है ऑलरेडी आपकी डाल चुकी हूँ मैं वहाँ पर। तो आप वहाँ से अपने साइकोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी आपके MCQs हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। आपके सारे MCQs जो है प्रीवियस ईयर के वहाँ से आपके जो है कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है हिंदी और इंग्लिश के जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, MCQs थे, वो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ इसी चैनल पर। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के अपने साइकोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बनाइएगा अपने साइकोलॉजी के पोर्शन को। वहाँ से प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, MCQs रहे हैं, वो आप वहाँ पर कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक छुटकू सा बेल आइकन भी मिलेगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी जल्दी मैं आपको बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी चैनल के ऊपर, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वहाँ पर मिलती रहेगी। आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट फ्रेंड्स, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।